जो पहला प्रश्न बनेगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रश्न पूछेगा भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। इसको नोट करिएगा, बंगाल गजट था, जिसे 1780 में, जिसे कब 1780 में, अंडरलाइन करिएगा 1780 में जेम्स अंगस्टम हिक्की ने प्रकाशित किया। तो ये भी पूछेगा, डेट भी पूछेगा। पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया? जेम्स अंगस्टम हिक्की। तो सब आप इतना याद रखिएगा, अंगस्टम हिक्की, कब? 1780 में। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। संवाद कौमुदी, चंद्रिका और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। तो इसमें सब दो याद रखिएगा जरूर, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। किसके द्वारा प्रकाशन किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंबई समाचार गुजराती भाषा का प्रथम अखबार था। हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा संपादित उदंड मार्तंड था। नाम क्या था? उदंड मार्तंड था। किसके द्वारा किया गया था? किशोर द्वारा, उदंड मार्तंड। कब? 1826 में। हिंदी में प्रकाशित प्रथम अखबार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ लिख रहा है, कृष्णोदास पाल जो हिंदू पैट्रियाट के संरक्षक थे, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णोदास पाल को, कृष्णोदास पाल को। नेक्स्ट है, बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। बंगाली भाषा का पूछेगा पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन। तो जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको नोट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ भी आप लिखिएगा, तिलक ने अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा, मराठा और केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? बाल गंगाधर तिलक। तो ये प्रश्न हम आपको कराएंगे आगे। तो जो हम आपको बता रहे हैं उससे आप नोट करते जाइएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन के लिए लगा देंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेडकॉप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 5 स्टार इसको लगाइए, द मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रेस नियंत्रण अधिनियम, तो ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए। बंगाल गजट संस्थापक कौन था? जेम्स अंगस्टम हिक्की। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ इंडियन मिरर, मोस्ट इंपोर्टेंट, किनके द्वारा प्रकाशित किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर और मोहन घोष के द्वारा। दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो आंसर दोनों होगा, या कोई ऑप्शन में रहेगा एक तो कोई एक आंसर होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंडियन मिरर। नेक्स्ट है, देखिए केसरी और मराठा, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके द्वारा? तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। केसरी और मराठा, मोस्ट इंपोर्टेंट। द हिंदू बी राघवाचारी, आप इसको याद भी कर सकते, नहीं भी याद कर सकते। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। नवजीवन और हरिजन किनके द्वारा शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। क्या क्या? तो यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा। गांधी जी के द्वारा 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर समाचार पत्र पूछेगा कि वंदे मातरम किसके द्वारा प्रकाशित किए, BPSC में पूछा गया प्रश्न है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि वंदे मातरम जब भी आता है तो हम लोग किसका मतलब किसको आंसर करते हैं? वंदे मातरम पूछा जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी कर देते हैं। इसलिए आप गलती नहीं करिए। प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? अरविंद घोष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। युगांतर वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र घोष,
स्टार लगा लीजिए। सब ये सब जो प्रश्न आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गद्दर, लाला हरदयाल। बॉम्बे क्रॉनिकल मोस्ट इंपोर्टेंट, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ भी पूछता है एनी बेसेंट। ये हो गया आपका। हिंदू टाइम्स सर्च लाइट मोस्ट इंपोर्टेंट, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। कौन सा? सर्च लाइट। और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। तो इतना प्रश्न है जो बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए वंदे मातरम में भी ऑप्शन दे सकता है, हरदयाल और श्यामजी वर्मा, लेकिन अरविंद घोष ही अगर तीनों ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में तीनों आंसर हो जाएगा। देखिए वंदे मातरम या हरदयाल श्यामजी वर्मा, वंदे मातरम अरविंद घोष। तो अगर तीनों ऑप्शन तो ऑप्शन में तीनों आंसर होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो आपको हम करा दिए। अब प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते बिना देर किए हुए, और चैनल पर पहली बार तो वीडियो का पूरा जरूर देखें। आज का जो पहला प्रश्न है, वर्ष 1937 में डॉट में पहली बार किसी गाँव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था। यानी यहाँ खाली स्थान दिया गया है और आपको बताना है कि किस अधिवेशन में, और अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। यानी पहली बार गांव में अधिवेशन कहाँ हुआ, यानी गांव का नाम आपको बताना है, और अधिवेशन कब हुआ था? 1937 में। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछेगा, एक तो प्रश्न ये बनेगा कि पहली बार अधिवेशन गांव में कब हुआ, तो कब हुआ? 1937 में। किस गांव में हुआ? तो फैजपुर। गांव का नाम क्या है? फैजपुर। गांव का नाम क्या है? फैजपुर। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, ये भी प्रश्न पूछेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पीजी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लीजिए PGL कर दे रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन की अध्यक्षता किए। पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ? फैजपुर। कब हुआ? 1937 में। अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसको नोट करिए। जो यानी कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा, अगर पूछेगा स्थापना 1885 में किसने किया? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्थापना किसने किया? A.O. ह्यूम। कब किया था? 1885 में। इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है जो पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय गीत पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 का अधिवेशन था। कहाँ हुआ था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कौन सा? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत पहली बार कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को गाया गया। कब? 1896 में। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी। देखिए आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हम यहाँ हिंदी नहीं पढ़ा रहे आपको पढ़ा रहे जीएस, तो आपको सिर्फ क्या करना है? ज्ञान लेना है। तो आप ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा। तो यहाँ लिखिएगा रहीमतुल्ला सयानी। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी। तो राष्ट्रीय गीत पहली बार किस अधिवेशन में गया? 1896। कहाँ? कोलकाता। अध्यक्षता किसने किया? रहीमतुल्ला सयानी। और राष्ट्रीय गीत को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ शॉर्ट में हम चटर्जी लिख दे रहे हैं, चटर्जी। ये हो गया। अगर पूछेगा पहली बार राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये भी कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। हम के लिख दे रहे हैं शॉर्ट में। और अध्यक्षता किसने किया? पंडित बिशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर अधिवेशन की अध्यक्षता। 1911। राष्ट्रीय गान कोलकाता
पंडित बिशन नारायण धर, यानी पहली और राष्ट्रीय गान कोलकाता अधिवेशन में गाया गया 1911 में, और इसका अध्यक्षता किसने किया? पंडित बिशन नारायण धर। और जो राष्ट्रीय गान था, राष्ट्रीय गान यह किसने, यानी इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और यहां से प्रश्न क्या बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर से? प्रश्न ये बनेगा रविंद्रनाथ टैगोर से कि पहली भारतीय, यानी पहले भारतीय या पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? नाम क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। यानी एशिया के प्रथम व्यक्ति और भारत के भी प्रथम व्यक्ति थे, और नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था और किसके लिए दिया गया था? ये भी प्रश्न पूछेगा। तो राष्ट्रीय गान के लिए ही दिया गया था। देखिए यहाँ जो मैटर था ये होता है कि 1910 में राष्ट्रीय गान को इंग्लिश में अनुवाद किया गया, इसके लिए इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे और भारत के भी प्रथम व्यक्ति, तो इसको नोट करिए। नेक्स्ट है 1916। 1916 का अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन 1916 का कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने किया? एनी बेसेंट। यहां से प्रश्न ये बनेगा पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अध्यक्षता कब की? 1916 कोलकाता अधिवेशन में, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बार आप इसको डेट मिला लीजिएगा, 1916 या 17, यहाँ पे कन्फ्यूजन में याद अब नहीं आ रहा, तो इसको आप एक बार मिला लीजिएगा। एनी बेसेंट। अगर प्रश्न पूछेगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, 1925 कानपुर अधिवेशन, 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। यानी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। तो इतना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप याद रखें। और महात्मा गांधी कब किए थे? 1924 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कुछ अधिवेशन जो आपको याद रहना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? फैजपुर। कब हुआ था? 1937 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, और एक नाम क्या था गांव का? फैजपुर। और 1938 और 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता किए थे, 1938 और 39 में। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? तो नाम क्या है? नागपुर। और ये नागपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। देखिए यहाँ पे आपको ये जो क्या बताया अभी, यहाँ जो प्रश्न पूछा नागपुर कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो नागपुर में आपको बताया कि बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम क्या? बी.आर. अम्बेडकर। कहाँ पड़ता है? नागपुर। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में। शायद हम आपको पीछे कर्नाटक बता दिए थे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या क्या, जिसको आप नोट करिए, हम आपको बता रहे हैं और उसको आप नोट करते जाइएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा तो नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? मुंबई। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, जो भी पूछा गया था। अरे नागपुर कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। मुंबई तो आपको मालूम महाराष्ट्र में। हैदराबाद, तो हैदराबाद तेलंगाना में। नई दिल्ली, अब नई दिल्ली जान ही रहे, केंद्र शासित प्रदेश। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है एकात्मक राज्यों में डॉट सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। जो एकात्मक राज्य होती है उसमें कौन सी सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? यानी जो सरकारी कार्य का जो संचालन करती है कौन करती है? अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय या केंद्र? तो यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल सरकार। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, केंद्र। नेक्स्ट है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने
जिन्होंने डॉट के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। तो आपको मालूम है 1857 का जो क्रांति है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रांति है, और इसमें कैनिंग, यहाँ पे वाइसराय और गवर्नर जनरल में कन्फ्यूजन कर सकते हैं। एक तो प्रश्न पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। जो अंतिम होगा वही प्रथम होगा, यानी जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को क्या बना गया, वाइसराय। यानी प्रश्न पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, या तो प्रश्न ये पूछेगा कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और इससे पहले कौन था, डलहौजी, जिसके शासनकाल में डलहौजी के समय पहली बार ट्रेन सेवा यानी रेल को चलाया गया 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन सेवा। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना। हड़प नीति लागू किसने किया, डलहौजी ने लागू किया। कब लागू किया था, 1848 में। तो ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस समय के कौन था गवर्नर वाइसराय, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। यानी उस समय के कौन था, लॉर्ड कैनिंग, वाइसराय या गवर्नर। प्रश्न पूछेगा उस समय के गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल। गवर्नर अलग है और गवर्नर जनरल अलग है और वाइसराय भी अलग है। तो प्रश्न पूछा तो प्रश्न को बिल्कुल सावधानी से यानी अच्छे तरह से प्रश्न को पढ़िएगा। क्या प्रश्न पूछ रहा है, बंगाल में पूछ रहा लगा कि या भारत। अगर भारत में पूछेगा कि भारत का यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और ये प्रथम वाइसराय था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई जी के द्वारा शुरू किया गया था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट करिए इसरो का स्थापना कब हुआ, 15 जनवरी 1969 को, 15 जनवरी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, परम 8000, और किसके द्वारा तैयार किया गया था, परम सी डैक के द्वारा तैयार किया था, सी डैक। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, सी डैक के द्वारा तैयार किया गया था। कंपनी का नाम है सी डैक, और ये कंपनी कहाँ की है, पुणे। तो प्रश्न सीधा पूछा गया कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था किसके द्वारा तैयार किया गया, सी डैक के द्वारा। एक कंपनी कहाँ का, पुणे का, नाम क्या, परम 8000। और एशिया के सबसे यानी शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाको, नाम क्या, फुगाको। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कंप्यूटर फुगाको। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो नाम क्या, भित्ति चित्रकारी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये अजंता की गुफा हो गया, एलोरा की गुफा, ये सभी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। एलोरा, अजंता, तिरुवरूर, ये सब सभी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। सीधा प्रश्न पूछे अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र में, भीमबेटका एमपी यानी मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, बिहार से। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया, 1510 में। सीधा प्रश्न पूछेगा पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया, 1510 में। पहली बार पुर्तगाली कब आया, 1498। कौन आया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट है 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक है, तो एक कैरेन का प्रश्न है 2019 के दौरान। तो रूस दुनिया में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक, पेट्रोलियम निर्यातक, दोनों में अलग अलग प्रश्न पूछा। या तो निर्यातक पूछेगा, निर्यात समझते हैं एक्सपोर्ट और इनपुट। इनपुट करने कहने का मतलब कि लाना, और एक्सपोर्ट करने का मतलब एक देश से दूसरे देश भेजना। जिसमें मान लो भारत है तो इनपुट करेगा यानी दूसरे देश से यहाँ आएगा, और एक्सपोर्ट करेगा यहाँ से जाएगा। तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महान नोविस के
मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना और इसका समय क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 और बीच में 3 वर्षों के लिए योजना अवकाश रहती है, जिसे हम हॉलीडे के नाम से जानते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछेगा योजना अवकाश कब से कब तक रही? तो 1966 से लेकर 69 तक। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। अगर पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में डॉट शामिल है। नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व। तो क्या क्या जरूरी है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सब जरूरी है। जो 4 आवश्यक मूलभूत तत्वों में देखिए सूर्य और क्लोरीन और सूर्य का प्रकाश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश यूएन सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? मलेशिया। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है सुरक्षा परिषद यूएन का। तो यूएन का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 10 अस्थायी 5 अस्थायी, टोटल मिला के 15। जो 10 अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्षों का। और जो 5 अस्थायी होते हैं इनके पास क्या होता है? वीटो पावर। 5 जो है अस्थायी देश, ये सीधा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी देश नहीं है? 5 जो अस्थायी देश है उनके पास क्या होता है? वीटो पावर। और इनमें कौन कौन शामिल है? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएसए यानी अमेरिका और चीन, ये सब क्या है? अस्थायी देश है। इसको नोट कर लीजिएगा, सीधा प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और एक अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। देखिए यूएन का जो टोटल कितने अंग है? 6 अंग है, जिसमें उससे मुख्य कौन सा अंग है? सुरक्षा परिषद, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, जिसके सदस्य टोटल कितने हैं? 15, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 अस्थायी। और 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास होता है वीटो पावर, जिसमें कौन कौन शामिल है? फ्रांस हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा अस्थायी सदस्य देश नहीं है? यह है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, लेकिन जो एक अपवाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड द हेग में। नेक्स्ट है कंप्यूटर शब्दावली में निवल क्या है? आधा बीट के बराबर होता है, यानी निवल देखिए हम आपको बताए थे वाइट और एक बताए थे बीट। तो हम आपको बताइए इसमें छोटा कौन है? तो लिखने में जो छोटा कौन है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बड़ा और छोटा, तो जिसमें छोटा उसमें गुना करना है, यानी जिसमें 2 है और इधर 1 है, हमको बराबर करना, तो इसमें 2 से गुना करेंगे। समझ रहे हैं? तो ही आपको सिर्फ याद रखने के लिए हम इस तरह से बता रहे थे। इसमें 8 यानी 8 बीट बराबर 1 बाइट। तो सीधा प्रश्न पूछेगा 1 बाइट बराबर क्या होता है? 8 बीट। और निवल कहने का मतलब क्या होता है? निवल कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 4 बीट, यानी एक निवल में कितने बीट होते हैं? 4 बीट। और बाकी अगर आप फोन चलाते हो तो आपको पास डेटा आता होगा, तो देखते हो आप केबी लिखता है, एमबी लिखता है, जीबी लिखता है, तो कुछ नहीं है, यही है। यानी 1024 केबी बराबर 1 एमबी और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। तो ये प्रश्न सीधा पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फाड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डॉट रूप है, यानी जो फाड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली है
किस चित्रकारी का रूप है? तो धार्मिक। इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? अबिसिनिया था, लेकिन वर्तमान में भी क्या है? इथोपिया। और ये पड़ता कहाँ है? पूर्वी यानी अफ्रीका महादेश में पड़ता है, पूरब साइड, यानी पूर्वी अफ्रीका महादेश में पड़ता है इथोपिया। इसका पहले नाम क्या था? अबिसिनिया। इटली, जर्मनी, जापान, तो जापान आप जान ही रहे, इटली हो गया, जर्मनी और इटली। इटली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भूमध्य सागर से सीमा साझा करती है। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इथोपिया का, अभी हम आपको इमेज दिखा रहे हैं। ये जो क्या हो जाएगा, ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो कलर से क्या है? इथोपिया है। तो इसको आप नोट कर ले। यहाँ अगर आप पूरा देखिएगा अफ्रीका महादेश में, देखिए तो यहाँ पे है इथोपिया, यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पे लाल सागर, और यहाँ पे कौन सा नहर है? सेवेज नहर। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सेवेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। नेक्स्ट प्रश्न है CSIR का पूर्ण रूप क्या है? CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या होगा? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च। ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या होगा? ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, नहीं, इंडिया तो यहाँ पे होगा नहीं, काहे कि उद्योग से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। तो जिसमें इंडिया, आयरन भी नहीं होगा इनोवेशन में। देखिए हाँ, इसमें है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448, लेकिन ऐसा है कितना? 395 22 भाग। नेक्स्ट है मूल संविधान में कभी कभी 395 ही ऑप्शन देता है, जैसे में होता क्या है, जैसे में अनुच्छेद 1 के का भी हो गया, अनुच्छेद 1 के खा भी हो गया, इस तरह से टोटल जोड़िएगा तो कितना? 448। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? ज्वार और भाटा, बृहत ज्वार भाटा। जब जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है? पृथ्वी, और यहाँ पे है सूर्य, और जब चंद्रमा चक्कर मन लगा रहे पृथ्वी, यानी जो चंद्रमा है पृथ्वी क्या उपग्रह है, तो उपग्रह कहने का मतलब क्या? जिसका उपग्रह रहेगा उसी का चक्कर लगेगा। तो पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का चक्कर मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे जब चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर एक व्यक्ति खींचेगा और इसमें एक और व्यक्ति खींचने के लिए, मतलब 2 व्यक्ति खींच रहे हैं, तो 2 व्यक्ति खींचेगा तो ज़्यादा खिंचाएगा, या एक व्यक्ति खींचेगा तो ज़्यादा खिंचाएगा? तो ये सब 2 व्यक्ति। तो यानी जब चंद्रमा सूर्य दोनों एक ही लाइन में, यानी एक ही रेखा में आ जाएंगे, तो ज़्यादा यानी गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ज़्यादा खिंचाव होगा, तो बृहत ज्वार भाटा आएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है और लघु ज्वार भाटा, जैसे में यहाँ सूर्य हो गया और चंद्रमा इस साइड, मतलब समकोण पे। नेक्स्ट है टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? यानी जो टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? नाम क्या है? ADSL। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मतलब इंटरनेट की जो गति प्रदान करने वाली तकनीक क्या कहा जाए? उच्च, मतलब स्पीड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो, जो भी हम लोग प्रश्न को कलेक्ट किए थे सारा समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।